अनुवाद इस विषय को लेकर के हम चल रहे थे और इसमें अनुवादक के गुण हमने देखे थे। उसके उपरांत अच्छे अनुवाद का स्वरूप भी हमने स्पष्ट करने की कोशिश की थी। उसके उपरांत हमने आज यह निश्चय किया है कि अच्छे अनुवाद के स्वरूप को हम पूरा करेंगे। ये करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अच्छे अनुवादक के गुण जो होते हैं उसी प्रकार अच्छे अनुवाद के भी गुण होते हैं और उसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। उनको लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो कल जैसे कि हमने कहा था, थोड़ा सा पीछे जाकर एक परिचित पीछे जाकर के हम आरंभ करेंगे कि दो प्रकार के अनुवाद के विषय होते हैं, एक साहित्यिक विषय और दूसरे साहित्येतर विषय। और साहित्येतर अनुवाद के अंतर्गत विषय या सामग्री के भी बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे विधि अर्थात कायदा, कानून की भाषा, कानून का अनुवाद। उसके उपरांत आता है वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद, कार्यालयीन अनुवाद, जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त होने वाला अनुवाद और आदि विषय। सामान्यतः इस प्रकार के अनुवाद में एकल संरचना, प्रामाणिक, निर्धारित एवं एकार्थक पारिभाषिक शब्दावली और एक आयामी वस्तु तत्व का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसकी प्रकृति साहित्यिक अनुवाद से अलग है। साहित्य में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य, इन चारों शब्द शक्तियों का प्रयोग होता है, किंतु साहित्येतर विषयों में या कार्यालयीन अन्य विषयों में केवल अभिधा शब्द शक्ति का ही प्रयोग होता है। यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे चलकर हम देखते हैं कि विधि के अनुवाद में, विधि मतलब कायदा, कायदे के अनुवाद में जब अंग्रेजी से हिंदी या मराठी करना हो तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस कायदे के अनुवाद में शाब्दिक अनुवाद को प्रधानता दी जाती है। जो अंग्रेजी शब्द है उसका प्रतिशब्द हिंदी या मराठी कौन सा है उसको लेकर के चर्चा। फिर उसके उपरांत यथातथ्य शाब्दिक अनुवाद भी उसमें अपेक्षित है, इसलिए हम भाषा की स्वतंत्रता नहीं ले सकते इसमें। वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद में वैज्ञानिक तकनीकी के विविध शाखाओं की पारिभाषिक शब्दावली का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली जो हमने पहला ही पाठ लिया था राजभाषा से भी पहले, और अगर हम कार्यालयीन अनुवाद करते हैं तो कामकाजी अनुवाद में, कार्यालयीन कामकाजी अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली के साथ साथ परंपरा से जो शब्द आए हैं उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। और ये किस प्रकार का अनुवाद होता है? इसमें सरकारी पत्र का अनुवाद हो सकता है, अर्ध सरकारी पत्रों का अनुवाद हो सकता है, नियमावली का अनुवाद हो सकता है, उसके उपरांत मैनुअल का अनुवाद हो सकता है, कार्यविधि या क्रिया विधि का अनुवाद हो सकता है, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का अनुवाद हो सकता है। और इसमें प्रचलित शब्दों के प्रयोग के साथ साथ पारिभाषिक नए शब्द और नए पारिभाषिक शब्दों के साथ साथ प्रचलित पारिभाषिक शब्द, इनका भी प्रयोग करना पड़ता है। जनसंचार माध्यमों में समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन की सामग्री का स्वरूप अलग होता है। वह श्राव्य होता है, दृक्श्राव्य होता है, वह मुद्रित माध्यम का होता है, थोड़ा सा अलग होता है मीडिया का स्वरूप। अतः सामग्री के स्वरूप में के अनुरूप ही अनुवाद की प्रविधि का प्रयोग किया जा सकता है। संक्षेप में अगर कहे तो अनुवाद के विषय या सामग्री के अनुसार अनुवाद का स्वरूप भी बदल जाता है। अतः एक अच्छे अनुवाद की भी यह विशेषता होती है कि विषय सामग्री या विषय सामग्री के मांग के अनुरूप उसका अनुवाद हो। अब इसमें तीसरा बिंदु है, उसकी ओर हम जाते हैं कि अनुवाद उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। जिस तरह अनुवाद विषय या सामग्री के अनुरूप अनुवाद की प्रकृति अलग अलग होती है, उसी प्रकार अनुवाद के उद्देश्य के अनुसार भी
अनुवाद की प्रकृति बदलती रहती है। साहित्यिक अनुवाद करते समय अगर अनुवाद का उद्देश्य मात्र उस साहित्य से परिचित कराना है तो उसका स्वरूप मात्र साहित्य में व्यक्त भाव, विचार आदि का सरल सुबोध अनुवाद तक सीमित होता है। जैसे किसी कविता का अनुवाद, जैसे कहानी का अनुवाद, उपन्यास आदि के कथ्य का सरल सुबोध गद्य में सारांश रूप में अनुवाद करना, यह सरल है, बहुत आसान काम है। वैज्ञानिक तकनीकी विषय की सामान्य जानकारी देने वाले ग्रंथ, कार्यालयों में से किसी व्यक्ति को प्रेषित पत्र आदि का स्वरूप निश्चित रूप से सरल और सुबोध ही होता है। जनसंचार माध्यम के की अनुवाद सामग्री में भी उद्देश्य के अनुरूप उसका अनुवाद एक अच्छा अनुवाद कहा जा सकता है। संक्षेप में अनुवाद किसके लिए और क्यों किया जा रहा है, इन बातों पर ध्यान देकर किया गया अनुवाद सफल अनुवाद कहा जा सकता है। यह हुई तीसरी बात, यहाँ तक हम आए थे कल। अब हम चौथी बात की ओर चलते हैं। अच्छे अनुवाद के लिए अगली शर्त है, चौथी शर्त है संप्रेषणशीलता और प्रभावात्मकता। मतलब जिस अनुवाद को हम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में हो, अर्थात कोई भी सोर्स लैंग्वेज या स्रोत भाषा हो, कोई भी टारगेट लैंग्वेज या लक्ष्य भाषा हो, उसमें संप्रेषणशीलता होनी चाहिए। अगर ये संप्रेषणशीलता नहीं है और प्रभाव नहीं है, मतलब प्रभाव अगर नहीं तो कोई भी पाठक पढ़ेगा नहीं। इसलिए संप्रेषण नहीं, जब तक उसकी समझ में नहीं आता और उससे वो प्रभावित होकर के अपने काम नहीं करता, तब तक ये अनुवाद अधूरा ही माना जाएगा। अनुवाद मूलतः पाठक के लिए होता है, ध्यान दें। अनुवाद किसी विद्वान के लिए नहीं होता, पाठक के लिए होता है। इसलिए अनुवाद की श्रेष्ठता का मूल्यांकन उसकी संप्रेषणशीलता तथा प्रभावात्मकता के आधार पर ही करना आवश्यक होता है। नायडा ने पाठक की अनुक्रिया को अनुवाद के मूल्यांकन का प्रमुख आधार मान करके उसके 7 तरीके बताए हैं। कितने? 7 तरीके बताए हैं। पहला है पुनरानुवाद, एक बार अनुवाद करो फिर से अनुवाद करके देखो। दूसरा है बोध परीक्षण, उसकी परीक्षा करो कि ये लोगों के समझ में आता है, उनके बोध में आता है या नहीं, उनकी बुद्धि में आता है या नहीं। तीसरा होता है निकट परीक्षण, क्लोज एग्जामिनेशन। ये करना चाहिए कि दोनों अनुवाद एकत्र लेकर के उनका निकटता से परीक्षण किया जाए। फिर उसकी चौथी है अनुक्रिया परीक्षण, मतलब एक बार किसी पाठक ने अनुवाद पढ़ा तो उसकी अनुक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया क्या है उसकी, उसका परीक्षण करो। फिर उसका बाद वाचन परीक्षण, वाचन करके परीक्षण करो खुद। और छठा है प्रतिपाद्य की व्याख्या करना, उसके आधार पर होता है या नहीं। और अंतिम है निष्पादन परीक्षण, मतलब निपटारा करना, परीक्षण का निपटारा करके अंत में उसका अंतिम प्रारूप बना करके उसे दे देना है। ये सारे परीक्षण इस बात का पता लगाने के लिए होते हैं कि मूल भाषा के पाठ का अनुवाद कितना सफल हुआ है। यहां यह द्रष्टव्य है कि मूल पाठ की सामग्री मात्र संप्रेषण ही नहीं बल्कि उसकी विशेषताओं का प्रभावी ढंग से संप्रेषण होना चाहिए। अगर वह साहित्यिक अनुवाद हो तो मूल साहित्य कृति का सहज और अविकृत आस्वाद होना चाहिए। इसलिए अनुवाद को लक्ष्य और स्रोत भाषा में प्राप्त समान तत्वों की खोज करनी पड़ती है। अनुवाद एक ही परिवार की तथा एक ही संस्कृति को संवाहित करने वाली दो भाषाओं में हो तो संप्रेषण और प्रभावात्मकता की समस्या नहीं रहती। जैसे मराठी और हिंदी दोनों आर्य भाषाओं के आर्य परिवार की भाषाएं हैं, लेकिन यही अगर हम जापानी और मराठी इसका करेंगे तो वो अलग भाषा परिवार हो जाता है, तो उसमें वो सारी समस्याएं आती हैं। भारत में जो आर्य संस्कृति का प्रभाव लाखों वर्षों से हम पर पड़ा हुआ है, उसके प्रभाव स्वरूप हमारी दो भाषाएं आपस में सांस्कृतिक बहने हैं, इसलिए उसमें कोई उतनी कठिनाई नहीं आती समझने में। लेकिन वही संस्कृत का अगर आप जापानी अनुवाद करना चाहोगे, जापानी का संस्कृत अनुवाद करना चाहोगे या भारतीय भाषा में अनुवाद करना चाहोगे तो उनकी दोनों की भाषा परिवारों की संस्कृति अलग है। एतद्देशीय भारत में भी देखिए
कि यहाँ द्राविड़ भाषाएं हैं और आर्य भाषाएं हैं। द्राविड़ भाषाओं में अगर समझिए तेलुगु भाषा का कोई अनुवाद आपको हिंदी में करना है या हिंदी का कोई तेलुगु में करना है, उसी प्रकार से कन्नड़, तमिल और मलयालम के बारे में भी समझें तो ये द्राविड़ परिवार के होने से उनकी संस्कृति थोड़ी सी अलग होती है। हालांकि उतनी नहीं है, क्योंकि हजारों वर्षों से मतलब महर्षि दुर्वासा और अगस्त्य ऋषि से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। शिवाजी महाराज तो जिंजी तक गए थे और यानी बहुत मद्रास तक वो पहुंचे थे, इसलिए सांस्कृतिक भेद उतना नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसी भाषा में अभिव्यक्त होती हैं, इसलिए थोड़ा सा अंतर जरूर आता है। वह जापानी और हिंदी भाषा की तुलना में बहुत कम होगा। परंतु अगर भिन्न परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश की संवाहक भाषाओं के साहित्यिक अनुवाद में यह समस्या प्रखर रूप से सामने आती है। जैसे पाश्चात्य और भारतीय भाषाओं की रचनाओं के अनुवाद में दो भाषाओं के समाज, उसकी उनकी संस्कृति, सभ्यता आदि में जो पर्याप्त अंतर है वह संप्रेषण में बाधक होता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ यहाँ। आँख की किरकिरी नाम का एक उपन्यास था, चोखेर बाली नाम है उसका। चोखेर बाली नाम का एक उपन्यास है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का। अब ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया हुआ जो लेखन है, उस लेखन का पहले अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और फिर अंग्रेजी से हिंदी में हुआ, लेकिन जो सीधे बंगाली से हिंदी में अनुवाद हुआ वो श्रेष्ठ बन पड़ा है, न कि अंग्रेजी वाला अनुवाद के अनुवाद का करना। कारण यह है कि बंगाली संस्कृति हिंदी के अधिक निकट है, अंग्रेजी के अधिक निकट नहीं। इसलिए बंगाली संस्कृति में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके अनुवाद नहीं हो पाए अंग्रेजी में ठीक ढंग से, इसलिए बंगाली का जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था और उसका हिंदी अनुवाद हुआ वो भौंडा जान पड़ा, इससे सीधे कि बंगाली से हिंदी में अनुवाद किया। एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं। ऐसे समय में अनुवादक स्रोत भाषा की ओर झुका तो मूल पाठ विकृत हो जाता है। कुछ हद तक साहित्येतर सामग्री के अनुवाद के साथ भी यही होता है। अतः अच्छे अनुवाद के लिए इन दोनों अतिवादिता से बच करके मध्य मार्ग को अपनाना पड़ता है। मतलब देखिए कि यानी जब समस्या आ जाती है दो विभिन्न संस्कृतियों की भाषाओं का अनुवाद करने की, तो उस समय स्रोत भाषा की ओर थोड़ा सा झुका हुआ उसका पाठ अनुवाद विकृत हो जाता है और कुछ ज़्यादा टारगेट लैंग्वेज की ओर गया हुआ, यानी यूं कहेंगे लक्ष्य भाषा की ओर, वो भी विकृत होता है। तो इसमें ज़्यादा प्रभाव न स्रोत भाषा का आ पाए और न ज़्यादा प्रभाव लक्ष्य भाषा का आ पाए, इस प्रकार से मध्यम मार्ग को अपनाना पड़ता है। मध्यमा प्रतिपादिका जो गौतम बुद्ध ने सिद्धांत दिया है कि शरीर को ज़्यादा कष्ट भी मत दो और शरीर के साथ ज़्यादा ऐश भी मत करो, तो इस प्रकार से मध्यम मार्ग से जाना आखिर महत्वपूर्ण होता है। पांचवी और अंतिम बात है इसमें अच्छे अनुवाद की रूप में कि अनुवाद एक प्रक्रिया है, ये पहले समझना पड़ेगा। अच्छे अनुवाद के स्वरूप निर्धारण में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अनुवाद एक प्रक्रिया है, अनुवाद का कोई एक रूप अंतिम नहीं होता। समझिए, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर अमोल पालकर नाम के, अमोल पालेकर नहीं, अमोल पालकर नाम के। उन्होंने एक मराठी उपन्यास, जो उपन्यास यूँ कहेंगे यात्रा वर्णन है एक प्रकार का, जो 1857 में गोडसे भट्ट नाम के व्यक्ति ने लिखा था, जिन्होंने 1857 की क्रांति को उनके यात्रा के दौरान देखा था। मतलब हिंदुओं के अधिकतर तीर्थ क्षेत्र उत्तर भारत में है, जैसे काशी है जिसको बनारस कहते हैं, या इलाहाबाद जिसको प्रयाग कहते हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं। उनको देखने के लिए गोडसे गुरुजी यहाँ से गए थे और उन्होंने 1857 की क्रांति के समय सेना का विद्रोह जो देखा उसको अपने हाथों से लिखा और उसका हिंदी अनुवाद एक अमराठी व्यक्ति ने किया, आंखों देखा गदर नाम से। अब यह अनुवाद उतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि
मराठी की जो महत्वपूर्ण बातें थी उसमें नहीं आ पाई, तो अमोल पाल पालकर सर अमोल पालकर सर ने उसका अनुवाद किया और उसे 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। मतलब कहने का मतलब कि कोई भी अनुवाद अंतिम नहीं होता, खास करके साहित्यिक अनुवाद अंतिम नहीं होता। अतः हमें ये देखना चाहिए कि अधिकतर अनुवाद जो होते हैं वह अनेक प्रकार से होते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण का अनुवाद ही एक प्रकार का तुलसी रामायण या भावार्थ रामायण, या गीता का अनुवाद ही है एक प्रकार से ज्ञानेश्वरी, या विनोबा भावे जी ने किया हुआ गीताई, या फिर महात्मा गांधी जी ने किया हुआ अनुवाद ही है एक प्रकार से कि जिसको हम अनासक्त कर्म योग कह सकते हैं, या फिर तिलक जी ने किया हुआ एक प्रकार से ही वो गीता का अनुवाद ही है गीता रहस्य से। लेकिन ये सब बदलता जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी अनुवाद यह अंतिम अनुवाद नहीं होता, उससे भी आगे जाकर कुछ संशोधन करने पड़ते हैं, दुरुस्तियां करनी पड़ती हैं। डॉक्टर शशि मुद्राज जो हैदराबाद से हैं, वे इस बारे में लिखते हैं कि हर अनुदित पाठ मूल पाठ का गुणात्मक विकास होता है, इसलिए हर अनुवाद को विकास की एक स्थिति के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अंतिम रूप में। न कि अच्छे बुरे के मूल्य धर्मी मानदंड से। और किसने अच्छा अनुवाद किया, किसने बुरा अनुवाद किया, ये इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। तो पढ़ना इसमें चाहिए कि अनुवाद की यह विकास की यह प्रक्रिया है और इस विकास की प्रक्रिया से अनुवाद आगे चलता रहेगा। उसके उपरांत हम देखते हैं कि अनुवाद का प्रधान उद्देश्य नई सामग्री अपनी भाषा में ला करके अपनी भाषा में लाने के उपरांत उस अपनी भाषा का परिष्कार करना होता है। मतलब अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा में बहुत से सुधार होते हैं, बहुत से शब्द नए जो सोर्स या स्रोत भाषा से आते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से ही उसका मूल्यांकन करना उचित होता है। इस नए दृष्टिकोण और विश्लेषण पद्धति का प्रस्थान बिंदु ही अनुवाद है, जो लक्ष्य भाषा के लिए और उसके भाषिक प्रतिमानों का सांस्कृतिक प्रकृति को ध्यान में रख करके किया जाता है। और अनुवाद करते समय अनुवाद करने के बाद अनुदित पाठ लक्ष्य की बहुआयामी व्यवस्था में विन्यस्त हो जाता है। विन्यास का भूतकालीन धातु साधित रूप हो जाता है। विन्यस्त मतलब एक प्रकार से उसका सिंटैक्स बन जाता है, जिसे अंग्रेजी में मतलब जैसे पदक्रम बन जाता है, जैसे नाम उसके बाद कर्म यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अंत में क्रिया, इस प्रकार से एक विन्यास इसका हो जाता है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि अनुवाद हो जाने के बाद अनुदित पाठ लक्ष्य की बहुआयामी व्यवस्था में वो विन्यस्त हो जाता है और स्रोत भाषा से विच्छिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। अतः उसे मूल पाठ के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं अपितु लक्ष्य भाषा और उसके विकास के प्रदेय के प्रतिमान के रूप में भी एक बड़े योगदान के रूप में हमें स्वीकारना चाहिए और उस दृष्टि से देखना भी जरूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मूल सामग्री के मतलब स्रोत भाषा की मूल सामग्री के गहन अध्ययन तथा चिंतन मनन के बाद उसके स्वरूप तथा उद्देश्य के अनुरूप पाठकों तक सहज प्रभावी रूप से संप्रेषित होने वाला तथा लक्ष्य भाषा का परिष्कार करने वाला अनुवाद एक अच्छा अनुवाद कहलाया जाता है। इस तरह से अनुवाद के लिए जिन बातों पर ध्यान देना होता है उसका विवेचन हमने किया हुआ है। इन सभी बातों को देख करके इसका क्रमशः एक बहुत महत्वपूर्ण बात नारायण प्रसाद पांडे जी ने लिखी है कि अंग्रेजी में अनुवाद को ट्रांसलेशन कहते हैं। और हम देखते हैं कि प्रत्येक अक्षर को अगर देखा जाए तो इसके अर्थ क्या होते हैं। देखिए, T फॉर टेक्स्ट, R फॉर रिलेवेंस, A फॉर एट्रीब्यूट, N फॉर न्यूएंसेस, S फॉर स्टाइल, L फॉर लिंग्विस्टिक लेवल, A फॉर एक्यूरेसी और एप्रोप्रिएटनेस, T फॉर टारगेट लैंग्वेज, O फॉर ऑर्थोडॉक्सी और ऑर्थोलॉजी,
एंड एन फॉर नियरनेस। अब संक्षेप में हम 2-4 मिनट जो बचे हैं उन संक्षेप में इसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। टी फॉर टेक्स्ट मतलब मूल पाठ, यानी टीक्स का अर्थ ये लेना चाहिए कि मूल टेक्स्ट को, मूल पाठ को पढ़ लेना चाहिए अच्छी तरह से, तभी आप अच्छा अनुवादक बन सकेंगे। आर रेफरेंस और रिलेवेंस, इसका अर्थ यह होता है, बस एक 2 मिनट। आर फॉर रेफरेंस और रिलेवेंस, इसका अर्थ यह होता है कि दिए गए मूल पाठ का संदर्भ तथा उसका किस विषय से संबंध है, वह कितना प्रासंगिक है, इस पर भी विचार करना चाहिए। तीसरी बात है ए फॉर एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का अर्थ होता है समायोजन। मूल पाठ और जिस मूल पाठ को अनुवादक अनुदित करके टारगेट लैंग्वेज में तब्दील करता है या लक्ष्य भाषा में वह लिखता है, तो उसको क्या करना चाहिए कि मूल पाठ में जो व्यक्त विचार हैं उनका लक्ष्य भाषा में व्यक्त विचारों के साथ समायोजन होता है या नहीं, इस पर भी विचार करना चाहिए। अगली चीज है एन अर्थात नॉनसेंस। इसका अर्थ होता है अर्थ छाया। कभी कभी क्या होता है कि एक शब्द की अनेक अर्थ होते हैं या अनेक शब्द एक ही अर्थ छाया ग्रहण किए होते हैं, उसको भी विशिष्ट शब्दों की विशिष्ट अर्थ छायाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जैसे एक शब्द है पंकज, पंकज का अर्थ भी कमल होता है, पद्म का अर्थ भी कमल होता है, कुमुदिनी का अर्थ भी कमल होता है, लेकिन ये अलग अलग अर्थ छायाएं लिए हुए हैं। पद्म का अर्थ होता है सूर्य के उगने के साथ खुलने वाला कमल, कुमुदिनी का अर्थ होता है चंद्र के उगने के साथ खुलने वाला कमल। ये 2 प्रकार के कमल यहाँ होता है, कुमुदिनी। और तीसरा शब्द है पंकज, अर्थात जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ है वह। मतलब एक ही अर्थ में अनेक अर्थ छायाएं, एक ही विशिष्ट शब्द में अलग अलग अर्थ छायाएं सिकुड़ी हुई रहती हैं, उसका भी हमें ध्यान होना चाहिए। अगली बात है एस फॉर स्टाइल अर्थात शैली। देखिए, मूल भाषा में लिखे गए पाठ की अपनी एक शैली होती है, उस शैली को बिना तोड़े अनुवादक ने अपनी थोड़ी सी अलग शैली में उसको प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब मूल भाषा की शैली ही लक्ष्य भाषा में भी उतरनी आवश्यक है। एल लिंग्विस्टिक लेवल। लिंग्विस्टिक लेवल अर्थात होता है भाषा का स्तर या भाषाई स्तर। जिन लोगों ने के लिए अनुवाद एक उद्दिष्ट है, उनको भाषा संबंधी ज्ञान के स्तर का भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब लेखक जो है मूल, उसका भाषा का स्तर क्या है और हमारी भाषा का स्तर क्या है। मतलब समझिए कि अगर लेखक ने बड़े कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया है, तो हमें भी उसी स्तर का अनुवाद करना पड़ेगा, और लेखक ने सरल शब्दों का प्रयोग किया है तो अनुवादक को भी सरल शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि वह उस भाषाई स्तर को प्राप्त हो या उस भाषाई स्तर के साथ वह एक प्रकार का सामंजस्य बनाए रखें। अगली बात है एक्यूरेसी और एप्रोप्रिएटनेस, अर्थात अनुवाद में यथातथ्यता होनी चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए। उस जिस शब्द का प्रयोग मूल भाषा के यानी स्रोत भाषा के लेखक ने किया है, उसका समतुल्य शब्द ही आना चाहिए, एक्यूरेट वही आना चाहिए, उसकी ज्यादा अर्थ छाया प्रकट करने वाला शब्द नहीं आना चाहिए, और जैसा का वैसा आना चाहिए। अर्थ वही आना चाहिए जो अर्थ लेखक को अपेक्षित है, वही अर्थ को अनुवादक ने भी प्रकट करना चाहिए। उसके उपरांत टारगेट लैंग्वेज। टी फॉर टारगेट लैंग्वेज यानी लक्ष्य भाषा, यानी जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं उसमें भी अभिव्यक्ति स्पष्ट ही होनी चाहिए। जितना स्पष्ट मूल पाठ होता है उतना ही स्पष्ट अनुदित पाठ भी होना चाहिए। इंडिफरेंस का मतलब होता है कि निरपेक्षता, मतलब अनुवादक को निरपेक्ष होना चाहिए। लेखक ने जो कहा है वही उसने लिखना चाहिए, वह उसी का अनुवाद उसने करना चाहिए, उसी का भाषांतर करना चाहिए, अपनी ओर से कुछ जोड़ना नहीं चाहिए। वो निरपेक्ष रहे, अपनी ओर से उसे निरपेक्ष रहना चाहिए, अर्थात मूल कथ्य में अपनी ओर से कुछ घटाना या कुछ जोड़ना नहीं चाहिए।
अगली बात है ओ ऑर्थोडॉक्सी और ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है परंपरा। ऑर्थोडॉक्स परंपरागत, मूल, जिसे मूलगामी हम कहें या मूल तत्ववादी कहें, ऐसा होना चाहिए अनुवादक को। लक्ष्य भाषा की परंपरागत जो विशेषता है उसको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस स्रोत भाषा से वो अनुवाद कर रहा है उस स्रोत भाषा के अनुवाद का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक संरचना, उसकी परंपरा का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, जिसको ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं या मूल तत्ववाद कहते हैं। और अंतिम है एन नियरनेस, अर्थात निकटता। अनुवाद मूल भाषा के पाठ के निकट होना चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। जितना वो निकट हो, जितना वो सममूल्य हो, जितना वो समतुल्य हो, उतना अच्छा है। इस प्रकार से हमने अब तक देखिए कुछ जो बातें देखी उसका पुनरावर्तन करते हैं कि हमने अब तक देखिए कि अच्छे अनुवाद के स्वरूप की चर्चा की, जिसके अंतर्गत मूल पाठ तथा अनुदित पाठ की समतुल्यता, सममूल्यता पर विचार किया। दूसरी बात हमने ये विचार किया कि अनुवाद के विषय के अनुरूप अनुवाद होना चाहिए, चाहे वो साहित्यिक विषय हो चाहे साहित्येतर विषय हो। उसके बाद उद्देश्य के अनुरूप अनुवाद होना चाहिए। उसके बाद संप्रेषणशीलता और प्रभावात्मकता युक्त अनुवाद होना चाहिए। उसके बाद अनुवाद की प्रक्रिया को समझना चाहिए। उसके उपरांत T फॉर टेक्स्ट, R फॉर रेफरेंस और रेलेवेंस, A फॉर एट्रीब्यूशन, N फॉर नॉनसेंस, S फॉर स्टाइल, L फॉर लिंग्विस्टिक्स लेवल, A फॉर एक्यूरेसी और एप्रोप्रिएटनेस, T फॉर टारगेट लैंग्वेज, I फॉर इंडिफरेंस, O फॉर ऑर्थोडॉक्सी और ऑर्थोलॉजी, और N फॉर नियरनेस। इन सभी चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो अनुवाद करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।